अब आपको बता दें, हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की निगरानी में तैनात भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है स्वदेशी तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत। जी हां, क्योंकि 12 साल बाद एक बार फिर से विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत समंदर में दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसके साथ IAC यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कहलाएगा। INS यानी इंडियन नेवी शिप विक्रांत। आ रहा है हिंदुस्तान की जल सेना का बाहुबली। वो हिंद की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा प्रहरी है। ताकत और तकनीक का बेजोड़ नमूना। उसकी धमक से ही कांप जाता है दुश्मन का कलेजा। पुनर्जन्म के बाद फिर से राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार है भारत का विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। INS विक्रांत के निर्माण और पुनर्जन्म से भारत को दो बड़े फायदे हुए हैं। पहला तो ये कि विक्रांत के आने से समंदर में भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हो जाएगा। दूसरा ये कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। इन दिनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का चौथा सी ट्रायल चल रहा है। विक्रांत पर तैनात करने के लिए हाल ही में फ्रांस के रफाल और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट के ट्रायल भी गोवा स्थित नेवल एविएशन बेस पर किए गए थे। दोनों फाइटर जेट के ट्रायल की रिपोर्ट आने के बाद ये तय किया जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा लड़ाकू विमान विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। दरअसल किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। उस पर तैनात जेट्स और हेलीकॉप्टर कई 100 मील दूर तक समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। दुश्मन का कोई युद्धपोत तो क्या, पनडुब्बी तक भी उसके आसपास फटकने की जरूरत नहीं करती है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और ये एक बार में 75,000 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स भी 1-2 हजार मील की दूरी तय कर सकते हैं। इस साल 15 अगस्त पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश का सबसे ताकतवर जंगी जहाज IAC विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होगा, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो INS विक्रांत के नौसेना की कमान संभालते ही हिंदुस्तान की नौसेना की क्षमता दुनिया के उन मुल्कों के बराबर हो जाएगी जो पूरी दुनिया में महाशक्तिमान होने का दम भरते हैं। हिंदुस्तान उन चुनिंदा ताकतवर देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिनके पास विमान वाहक के डिजाइन और निर्माण की तमाम क्षमताएं मौजूद हैं। इस एलीट क्लब में आपको बताएं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और चीन का नाम पहले से ही शामिल है। तो ये सभी नाम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो INS विक्रांत भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अदिति जी, और पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विराट रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल ऑपरेशनल एक ही है, INS विक्रमादित्य। 15 अगस्त को विक्रांत के शामिल होने के बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत हो जाएंगे। और फिलहाल देखिए, भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसके बाद ब्रिटेन, इटली और चीन की बारी आती है, यानी इन तमाम देशों का नंबर आता है, क्योंकि ब्रिटेन के पास 2, इटली के पास 2 और चीन के पास भी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। और रूस और फ्रांस के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो बता दें आपको, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो यानी आदर्श वाक्य है जयम सम युद्धि स्पृधा। ये सूक्ति ऋग्वेद से ली गई है।
जिसका मतलब है कि अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। और इसी एक वाक्य में छिपा है विक्रांत के महाबली होने का रहस्य। आइए आपको बताते हैं क्यों विक्रांत को जंग के मैदान का गेम चेंजर कहा जाता है। करीब 36 साल तक भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत समंदर का शाहकार बना रहा। समंदर की इटलाती लहरों पर जब यह पूरी शान और शौकत के साथ चलता तो पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठता। विक्रांत के पहरे में भारत महफूज महसूस करता। 1997 में रिटायरमेंट से पहले लगातार 36 सालों तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा आईएनएस विक्रांत। और अब समंदर में भारत के उसी दबदबे को बढ़ाने के लिए नया विक्रांत पूरी तरह मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की शान। समंदर में हिंद का नया महाप्रहरी जिसके हवाले होगी समंदर की सुरक्षा। नौसेना की कमान संभालेगा समंदर का ये नया सेनापति। विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ जाएगी। विक्रांत की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर का गेम चेंजर माना जा रहा है। इस युद्धपोत पर एक साथ 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। फाइटर प्लेन्स की उड़ान के लिए 37,500 टन का रैंप है। विक्रांत पर एक साथ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। इस पर MiG-29 और दूसरे हल्के लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा सकेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर की तैनाती भी विक्रांत पर की जा सकती है। 10 कामोव या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। जाहिर है कि एक साथ इतने फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती के लिए विक्रांत महाविशाल होगा। विक्रांत की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने आप में ये तैरता हुआ गांव है। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। इस युद्धपोत का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया 2.5 एकड़ का है। विक्रांत में 14 फ्लोर हैं। इसमें 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसमें ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इसकी टॉप स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। विक्रांत 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरकर एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी ये हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत की नौसेना में तैनाती ऐसे वक्त होने जा रही है जब भारत और चीन कई मोर्चे पर विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी होगा। इसी को देखते हुए भारत ने कई साल पहले विक्रांत के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत में 1999 में ही विक्रांत की डिजाइनिंग का काम पूरा हो गया था। डिजाइनिंग के तमाम पहलुओं पर काम खत्म होने के बाद फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण शुरू कर दिया गया। अगस्त 2013 में विक्रांत को पहली बार हार्बर ट्रायल के लिए पानी में उतारा गया। कोरोना काल में काम धीमा जरूर पड़ा, लेकिन नवंबर 2020 तक विक्रांत के हार्बर और बेसिन ट्रायल पूरे कर लिए गए। अगस्त 2021 से विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए गए और अब 15 अगस्त 2022 को विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। विक्रांत के शामिल होने से भारतीय नौसेना के बेड़े में अब 2 विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। आईएनएस विक्रमादित्य के साथ आईएनएस विक्रांत की जोड़ी भारत की सामुद्रिक सुरक्षा अभेद्य बना देगी।
विक्रांत की ताकत, क्षमता और दूसरी खूबियों से भारत की समुद्री सीमा अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज और सुरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आईएससी विक्रांत भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल विमान वाहक युद्धपोत है। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी, इसका दायरा भी इसके साथ ही बढ़ जाएगी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं इसकी ताकत के बारे में। भारतीय नौसेना के पास देखिए फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कुल 295 युद्धपोत हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 3 फ्रिगेट हैं और 17 पनडुब्बियां मौजूद हैं। भारत के पास 22 कॉर्वेट यानी छोटे युद्धपोत भी इसके साथ ही अदिति मौजूद हैं। जी हाँ, और इनके साथ साथ 128 निगरानी करने वाले जहाज भी भारत की समुद्री सरहदों की रक्षा में जुटे हुए हैं। भारतीय नौसेना की ओर से एक और गुड न्यूज भी है, और वो न्यूज है उन बेटियों के लिए जिन्होंने सेना में जाने का सपना बुना है। भारतीय नौसेना में ऐसी बेटियों को अब तवज्जो दी जाएगी। नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत 20% महिलाओं को भर्ती किया जाना है। यही नहीं, इन अग्निवीर बेटियों को समुद्री रक्षा बल की अलग अलग ब्रांचेस में भी भेजा जाएगा। देश की बेटियों का हौसला बढ़ाने वाली खबर। अग्निवीर बनने वाली बेटियों के हौसले को नया पंख। जिसका इंतजार सालों से था, वो पल बस आने ही वाला है। कामयाबी देश की बेटियों की कदम चूमने के लिए तैयार है। Most of you are aware the Navy has दरअसल भारतीय नौसेना ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से एक अहम घोषणा की है। अब अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों में 20% महिला कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। नौसेना में भर्ती के लिए चयनित महिला कैंडिडेट्स अग्निवीर के पहले बैच में शामिल होंगी। बाद में इन महिलाओं को नौसेना के अलग अलग विभागों में तैनात किया जाएगा। Plan is that in the first batch we will be inducting about 20% of them will be women candidates, and the highlight is that these women will be inducted in all branches and trades of the Navy and will be posted in all operational and afloat billets as well. नौसेना के पहले बैच में 3000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों की इसी साल 21 नवंबर से ओडिशा के आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत एसएसआर और एमआर के पदों पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सरकार की इस विशेष योजना की सबसे अहम बात यह है कि नौसेना में अग्निवीरों के पहले बैच में 20% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। नौसेना में पहली बार महिलाएं नौसैनिक के तौर पर भर्ती होंगी। हालांकि पहले 4 साल इनको अग्निवीर ही कहा जाएगा। 4 साल बाद जो 25% नौसेना में परमानेंट होंगे, उनको ही नौसैनिक कहा जाएगा। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना आवश्यक है। नौसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिनों के भीतर ही 10,000 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अब नौसेना के इस ऐलान के बाद निश्चित तौर पर महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत की ये जांबाज बेटे अग्निवीर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल भारतीय वायुसेना की ओर से भी आया है। एयर कमोडोर संजय शर्मा, उनकी बेटी अनन्या शर्मा ने भारतीय वायुसेना की हॉक 132 एयरक्राफ्ट को उड़ाकर इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी बाप और बेटी ने एक साथ किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। आपको दिखाते हैं बेटी और पिता की आसमान में ये अनूठी सी जुगलबंदी। बदन पर फाइटर पायलट की वर्दी, शानदार चाल और फाइटर जेट की सवारी। आज पूरे हिंदुस्तान में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। खतरनाक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये पिता पुत्री की जोड़ी है। पापा के साथ आसमान में परवाज भरकर
बेटी ने इतिहास रच दिया। या आप इस तरह समझिए कि इस जाबाज पिता और दिलेर पुत्री की जोड़ी ने जो किया है वो भारतीय वायुसेना में अब से पहले कभी नहीं हुआ। फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने अपने पिता एयर कमोडोर संजय शर्मा के साथ फाइटर प्लेन के साथ उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय पायलट बन गई हैं। भारतीय वायुसेना का डॉक 132 एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी है। Ananya always used to say, "Papa, I want to be a fighter pilot like you." And after her commissioning, when for the first time she came as flying officer Ananya Sharma and saluted me, I was really proud, very very proud. अनन्या ने बचपन से अपने पिता को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर देखा है। वायुसेना के माहौल में पलने बढ़ने के कारण अनन्या ने कभी दूसरे किसी प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। 2016 में IAF की पहली महिला फाइटर पायलट को देखने के बाद अनन्या को अपना सपना पूरा होता दिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से बीटेक पूरा करने के बाद अनन्या IAF के फ्लाइंग ब्रांच की ट्रेनिंग के लिए चुन ली गई। फाइटर पायलट के तौर पर अनन्या ने दिसंबर 2021 में वायुसेना ज्वाइन की, जबकि उनके पिता एयर कोमोडोर संजय शर्मा 1989 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। उन्हें MiG-21 स्क्वाड्रन के साथ फ्रंटलाइन फाइटर स्टेशन की कमान संभालने के साथ लड़ाकू ऑपरेशंस का काफी अनुभव रहा है। इसी साल 30 मई को कर्नाटक के बीदर एयरफोर्स स्टेशन से दोनों ने एक साथ फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। As a child, I would often ask him why women fighter pilots are not there in the Indian Air Force, and he would tell me in his characteristic style that don't worry, you will be one. Growing up, we were mostly always posted to fighter bases, so we would often hear the sound of jets flying over us. And knowing the fact that my father is flying one of them used to really inspire me. हर संतान का सपना होता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके माँ बाप को गर्व हो। अनन्या शर्मा का सपना हमेशा से अपने पापा जैसा बनने का था। इसी सपने को पूरा करते हुए उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की जिससे उनके पिता ही नहीं पूरे देश को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लड़कियां इन दिनों नए मुकाम हासिल कर रही हैं, लेकिन समाज में उनकी सुरक्षा अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। इस समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब लड़कियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो सके और साथ ही साथ उनका आत्मबल भी बढ़ सके। कभी एक हाथ से लठ घुमाना तो कभी दोनों हाथों से पकड़कर चारों दिशाओं में चक्कर लगाना, कभी आमने सामने की जंग में दूसरे को मात देने की कोशिश, तो कभी किसी और तरीके से लाठियों का इस्तेमाल। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा के स्कूल की है। यहाँ पढ़ने वाली ये लड़कियाँ इन दिनों पढ़ाई के साथ साथ लाठी चलाने के गुण और दांव पेच भी सीख रही हैं। इसका मकसद इन लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और इनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, ताकि कभी भी मुश्किल हालात हो तो ये आसानी से उसका सामना कर सके। लाठी एक ऐसा, इसको दंड भी भारत में कहा जाता है, एक ऐसे हथियार के रूप में जो हर कहीं उपलब्ध रहता है आसानी से। तो ये बच्चियां कहीं से भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकती हैं, और मान लीजिए रास्ते में भी कहीं ये है और वहाँ पर भी अगर इनके पास लाठी नहीं है तो अन्य प्रकार की कोई भी चीज़ अगर कहीं मिल जाती है तो उससे भी अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार ने अब स्कूलों की पढ़ाई में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को भी शामिल किया है और इसके तहत स्कूलों में लड़कियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियां इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये ट्रेडिशनली लाठी गेम एक गेम है, पर ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, पर हमारी
सुरक्षा करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो लड़की कभी अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनको 3-4 बार सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अगर हमें ये गेम आएगा, ये लाठी चलानी आएगी, तो हम हमारी सुरक्षा कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। ट्रेडिशनल लाठी जो गेम है, इससे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और इसमें 6 स्टेप्स और 4 स्टेप्स, पट्टेबाजी, ये सब सिखाते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आत्मविश्वास से लबरेज ये लड़कियां लाठी चलाने के दांव पेच सीखकर न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगी, बल्कि आगे चलकर अपने बुलंद हौसले की बदौलत बड़े मकाम भी हासिल कर सकेंगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने ट्रेडिशनल लाठी के नाम से एक खेल को अपनी खेल विधाओं में सम्मिलित किया है। दरअसल इसका उद्देश्य जो लड़कियां हैं उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें शक्तिशाली बनाना है और उन्हें ऐसे लोगों से बचाना है जो उन्हें समाज में तंग करते हैं। आज की लड़कियां ट्रेडिशनल लाठी सीख रही हैं, लाठियों की विधाएं सीख रही हैं और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बना रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अब लड़कियां सुरक्षित दिखाई दे रही हैं और लड़कियों को इस विधा को सीखने में आनंद भी महसूस हो रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे, आगर मालवा। तो हिमाचल में देखिए आफत की बारिश भी सामने आ गई है। यहां कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में फटने से सैलाब आ गया। बीती रात से हो रही बरसात के चलते नाले के साथ लगे घरों को नुकसान पहुंचा। गांव की तरफ जाने वाले एकमात्र पुल की तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे की जद में यहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के यमुना घाटी में भयंकर बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बड़कोट के पास पानी में समा गया और पानी पहाड़ियों से होता हुआ घरों को अपना निशाना भी बनाने लग गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों को लगातार दिक्कत हो रही है। यमुना घाटी में बारिश से हाल बेहाल है और कुल्लू के मणिकर्ण में भी बारूद फटा है। बता दें आपको, मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसून से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना के बीच चौकसी बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। देश भर में मानसून पहुंच चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से माया नगरी मुंबई का हाल तो बेहाल नजर आ रहा है और इस बीच मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जारी अलर्ट में संभावना जताई गई है कि कई राज्यों में काफी तेज बारिश हो सकती है। बारिश का ये दौर 9 जुलाई तक जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वो राज्य हैं जिनको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में 64.5 से लेकर 204.5 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों को एहतियात बरतने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है कि जान और माल का कोई भी नुकसान न हो। मुंबई में तेज बारिश का दौर जारी है। मुंबई में शुक्रवार तक बारिश होने के आसार है। मुंबई के लिए ऑल 5 डेज ऑरेंज अलर्ट है और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, और बाकी जो आपका जो घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र है, जैसे मान लीजिए सतारा, कोल्हापुर, पुणे, यानी फिर नासिक में भी, बाद में नासिक में डे 4 डे 5 में उसमें भी रेड अलर्ट रहेगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे पूरा महाराष्ट्र में आपको वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, टिहरी,
पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिलों में 6 और 7 जुलाई को तेज बारिश हो सकती है। तो उसमें अच्छी बारिश जो है पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम जो है ज्यादातर जगहों में मिलेगी। और इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी आप देखेंगे कि जो हमारे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें ये 5 और 6 तारीख में मिलने वाली है। साथ ही गुजरात में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात सरकार ने पूर्वानुमान के बाद सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात कर दिया है। 6 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दिल्ली को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना है और इसे लेकर दिल्ली में सावधानी बरती जा रही है। जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टुडे विद ब्रेन सिनी शेट्टी ने 31 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। कैसे उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है और क्या है उनकी सफलता का मंत्र, खुद बता रही हैं फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी। एक नाम जो सबकी जुबान पर फिलहाल है वो है सिनी शेट्टी का, जिन्होंने मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2020 क्राउन जीता है। आइए उनसे बात करते हैं। हाय सिनी, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ओवरवेल्म फील हो रहा है, खुशी का मौका है, बट क्राउन है सर पे, ताज आया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है सर पे, तो वर्किंग टुवर्ड्स ऑल द एफर्ट। सिनी, हमें बताइए वो मोमेंट कब था जब आपने डिसाइड किया था ये पैजेंट में आप हिस्सा लेंगे या आप मॉडलिंग लाइफ में जुड़ेंगे? जैसे एकेडमिकली मैं बात करती हूँ, मैं आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस और फिलहाल के लिए मैं CFA परस्यू करना चाहती हूँ मेरे प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए। कॉलेज में थी मैं और मैं पढ़ाई कर रही थी एंड दिस एक लेडी आती है मेरे पास और वो वॉक इन करके मुझे कहती है कि आपके पास वो फेस है, आपके पास वो पर्सनैलिटी है, आपके पास वो ऑरा है टू मॉडल। तो मैंने उसके मुँह पे हंस दिया था। मैंने उसको बोला था कि मेरा एग्ज़ाम है 1 घंटे में, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्ट नहीं है मुझे वो बातों में करके। जो एग्जाम खत्म हुआ और मैं जब घर गई तो ऐसे ही मैं मिरर में अपने आप को देख रही थी तो एक वो चीज स्ट्राइक हुई कि मैं क्यों हंसी अपने आप को देख के। क्या मुझे लगा कि आई एम नॉट मॉडल मटेरियल? क्या मुझे लगा मेरे में वो नहीं है? तो वो क्यूरियोसिटी जो थी, इट हैज हेल्प मी शेप माई लाइफ। आगे की जितनी भी मेरी अचीवमेंट, आगे मेरी जितनी भी मेरे फेलियर अचीवमेंट या कोई भी जो पाथ थे मेरे, वो एक एक करके वो कनेक्शन ऑफ डॉट वाज क्यूरियोसिटी। मैंने जब सोचा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ मैं मॉडलिंग करूंगी तो क्यूरियोसिटी एक कनेक्शन था। मैं जब डांस करती थी तब जब मुझे लोग बोलते थे मुझे भी सिखाना, जब मैं मना करती थी तब मैं पूछती थी खुद को मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो वो एक क्यूरियोसिटी होती कि मैं सिखा के देखती हूँ कि मैं कैसे करूंगी। वहां से पेजेंट जब मुझे ऑफर आया, मुझे जब पता चला देयर इज एडमिशन ऑफ फॉर्म्स, एंड आई वाज लाइक मैं क्यों ना अप्लाई करूँ, ट्राई आउट करते हैं। एंड ट्राई आउट ऑफ एफर्ट्स एंड गुड लक हैज गॉट मी दिस क्राउन। फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिला है, मम्मी डैडी से, और क्या क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किए? जैसे मैंने कहा था कि मैं एकेडमिक कोर्स से शिफ्ट करके मॉडलिंग एज अ करियर आऊंगी। एज जनरल फैमिली मेंबर्स हु केयर फॉर यू, जो आपके बारे में केयर करते हैं, चिंता तो होती है उनको, तो उनमें थोड़ी वो झिझक थी कि आप क्यों अपने CFA को अच्छे से, आप जो आपको जॉब मिल सकता है अपने 2 साल में, आप अच्छा सा एक जॉब ले सकते हो, उसे क्यों आप साइडलाइन कर रही हो। लाइक अभी भी मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, जैसे मेरे आने वाले नेक्स्ट 8 मंथ्स या 1 ईयर में मुझे करना तो है ही वो एग्जाम का, बट उसको साइडलाइन ना करो, आप पूरे अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, फिर आपको जो कर रहा है करो। बट आई बिलीव दैट मेरा गट मुझे राइट प्लेस राइट टाइम के बारे में बताता है, तो मैंने उनको पेस्टर किया कि नहीं मुझे करना है मॉडलिंग, साथ में करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी। और अब बात बिहार के उस 17 साल के लड़के की जिन्हें कंप्यूटर बॉय के नाम से जाना जाता है। 17 साल के मयंक ने अपने हुनर के दम पर काफी कम उम्र में अपनी अलग पहचान कायम की। हालांकि मयंक को सरकार से मदद की उम्मीद है ताकि उनके हुनर को कामयाबी के पंख लग सके। बेहद साधारण पहनावा, बेहद साधारण बोलचाल, लेकिन दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं। ये बिहार के सॉफ्टवेयर बॉय मयंक है।
मयंक ने अपने हुनर से न सिर्फ भागलपुर का नाम रोशन किया बल्कि देश का भी गौरव बढ़ाया है। दरअसल मयंक ने गूगल की तरफ से दिए गए उस टास्क को चुटकियों में पूरा किया है जिसे दुनिया के तमाम दिग्गजों को पूरा करने में बेहद मुश्किल हुई है। मयंक ने न सिर्फ गूगल के टास्क को पूरा किया बल्कि उसके वेबसाइट की कोडिंग भी की। मयंक के काम से प्रभावित होकर गूगल के अधिकारियों ने उन्हें पुरस्कृत किया। महज गूगल ही नहीं, मयंक ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों की वेबसाइट की भी कोडिंग की है जिसमें इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मयंक ने इन्फोसिस के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत उसके सिक्योरिटी सिस्टम की कोडिंग की। मयंक के हुनर का लोहा मानते हुए इन्फोसिस ने उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड से भी नवाजा। आज मयंक के हुनर का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। वेबसाइट बनाने लगा वेबसाइट, फिर गूगल का एक चैलेंज आया तो गूगल के चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद इन्फोसिस का भी चैलेंज आया था, उसको भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद एक कंपनी है सुबेन प्राइवेट सॉफ्टवेयर की है, तो उसमें जो है इंटर्नशिप उसने किया था, तो उसके इंटर्नशिप को भी मैंने क्लियर किया था। मयंक को बचपन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर काफी जिज्ञासा थी। मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुद से ही खोलकर ठीक कर लिया करते थे। धीरे धीरे मयंक का यह हुनर निखरता गया। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मयंक के पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। चाचा ने मदद की, जिसके बाद मयंक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आज बेटे की कामयाबी पर माता पिता बेहद खुश हैं। बचपन से इसका यही आदत ही है, शुरू से। कभी मोबाइल, कभी कंप्यूटर, कभी कुछ हम डांटते भी रहते हैं, लेकिन ये अपना ये जिद जो भी करना है ये अपना करते ही रहता है। कब से? बचपन से इसका आदत है। तो इसकी शैतानी अच्छी लगती है कि खराब लगता है? पहले तो खराब ही लगती थी। मयंक बिहार में ही रहकर अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। मयंक ने एक सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला किया है जिसके जरिए लोगों को सॉफ्टवेयर की कोडिंग और डेवलप करने के तरीके के बारे में बताना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे आने वाली पीढ़ी डिजिटल संसाधनों को और बेहतर तरीके से समझ पाएगी। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं। देखिए, परंपरा पौराणिकता के साथ आधुनिकता को अपनाने वाली काशी में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के दौरे के दौरान एक और नई चीज वाराणसियों को देने जा रहे हैं। वो है नाइट बाजार, यानी सुबह बनारस के साथ शाम बनारस का पूरा इंतजाम होने जा रहा है। गंगा के उस पार से उगता सूरज। सूरज की निकलती पहली किरण के साथ दिव्यता से दमकते काशी के प्राचीन घाट। कल कल बहती मां गंगा और घंटे और शंख की आवाज। ऐसी होती है बनारस की सुबह। देश ही नहीं, दुनिया में काशी की सुबह की खूबसूरती का जिक्र होता रहा है, लेकिन सुबह बनारस के लिए मशहूर काशी में रात अब और भी रोशन होगी। महादेव की नगरी काशी की रौनक और बढ़ने वाली है। अब काशी में नए प्रयोग के तहत फ्लाईओवर के नीचे की जमीन पर नाइट बाजार लगेगा। इस बाजार में घरेलू सामान, सजावटी वस्तुएं, बनारस की खास चीजें और खाने पीने की दुकानें भी होंगी। सामने की तस्वीरें देखेंगे आप, देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं। अलग अलग टुकड़ियों में आप देखिए यहाँ पर सजावट का काम हो रहा है, चिपकाया जा रहा है। काशी अर्बन स्कैप इसका नाम दिया गया और ये जो पुल है ये अंधरा पुल है और उसके नीचे पूरी व्यवस्था करी जा रही है जिससे ये पूरी मार्केट जो है यहाँ पर बसे लोगों को रोजगार मिले। भव्य काशी, दिव्य काशी का सपना प्रधानमंत्री का पूरा हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। कस्बे में पुल के नीचे हाट बाजार को देखा जाता है और यहाँ भी वही सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी की जनता को हर बार कुछ न कुछ तोहफा जरूर देकर जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री काशी को नाइट बाजार की सौगात देंगे। ये बाजार लहर तारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे करीब 1.9 किलोमीटर में लगेगा।
किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरा काशी दमक रहा है, चमक रहा है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर अलग अलग दुकानों के स्टॉल्स नजर आएंगे। ये चौका घाट से लहरतारा तक फ्लाईओवर जाता है, इसके नीचे की जमीन पर नाइट बाजार को चुना गया है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 1.9 किलोमीटर में बाजार सजेगा। और आप तस्वीरें अगर यहाँ से देखेंगे कि प्रधानमंत्री का ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इसमें कई व्यवस्थाएं करी गई हैं। ये छोटी छोटी दुकानें उन सभी लोगों के लिए रोजगार बनेंगी जो छोटी दुकानें स्ट्रीट फूड शॉप्स लगाते हैं और बनारस की जीआई टैग्ड चीजों का भी बाजार इसमें लगाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें जो बनारसी प्रोडक्ट्स स्पेशली हैं जिसके लिए बनारस जाना जाता है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है और इससे ये बाजार जो है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देता है कि जो सोच प्रधानमंत्री की है रोजगार को लेकर वो भी पूरी होगी। वाराणसी स्मार्ट सिटी का ये बिल्कुल नया प्रयोग है। लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी जमीन पर नाइट बाजार सजेगा तो शहर की रौनक में चार चांद लगेगा। इस बाजार में काशी की कला और संस्कृति की झलक आपको दिखेगी। कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो बनारस का रंग है उसको कलाकृतियों में घोलने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको एक नौका नजर आएगा और एक नाव और नीचे मां गंगा को दर्शाने का प्रयास किया गया है और अगल बगल मछलियां दिखाई गई हैं जो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर जो कलाकृतियां बनी है एक सेल्फी पॉइंट भी इसको यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से इसलिए किया गया है कि लोग यहाँ पर आए सेल्फीज लें, कहीं ना कहीं पर्यटकों के साथ साथ युवाओं को आकर्षित करने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे करी गई है जिसको फिलहाल नाइट बाजार का नाम दिया गया है। आपने कई शहरों में चटोरी गली इत्यादि चीजें सुनी होंगी पर बनारस में जो एक तरह से नाइट लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए और दमक बढ़ाने के लिए काशी की नाइट बाजार 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के द्वारा काशी को दी जा रही है। वाराणसी स्मार्ट सिटी की इस परियोजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अपने खान पान और खास तौर पर स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर बनारस के जायकों और मिठाइयों का अलग स्वाद भी लोगों को मिले। इनमें अलग अलग दुकानें होंगी। इस नाइट बाजार की खास बात यह है कि इससे ट्रैफिक भी व्यवस्थित रहेगा। सुविधा के लिए यहां जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक साइनेज, मीडियन यू टर्न, पिकअप और ड्रॉप इन के लिए निर्धारित स्थान, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट जैसी कई सुविधाएं होंगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काशी में प्रवेश का आभास होगा। फ्लाईओवर की दीवारों पर काशी की संस्कृति, कला और काशी की विभूतियों की वॉल पेंटिंग दिखेगी। रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।